बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान। मिनी बजट आ चुका है, महंगाई का तूफान बढ़ चुका है, माशी बहरान सामने नजर आ रहा है और हर कोई परेशान है। यकीनन इस परेशानी का हल हमें तभी मिलेगा जब अपने बड़े बड़े सेक्टर्स को सपोर्ट करेंगे, सही पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आएंगे और इंप्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर किया जाएगा। आज जिस सेक्टर का हम जिक्र करने लगे हैं वो है ऑटो सेक्टर। बचपन से हर लड़के को तकरीबन गाड़ियों का शौक होता है और पाकिस्तान में गाड़ियों की सनत हो, मोटरसाइकिल की सनत हो, पूरा ऑटो सेक्टर इस वक्त एक बहरान से गुजर रहा है, जिसको आज के हम प्रोग्राम में वेकअप पाकिस्तान में इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। मेरे राइट पर मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद अब्दुल रहमान एजाज साहब। आप डायरेक्टर हैं टेक्नो पैक प्राइवेट लिमिटेड के, फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज एंड मैन्युफैक्चरर्स। थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल रहमान साहब। साथ साथ उनके साथ मौजूद हैं मिस्टर साद शिरानी साहब। आप जो हैं डायरेक्टर हैं शिरानी इंजीनियरिंग कराची के, फॉर्मर एसवीपी हैं पाकिस्तान ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिरानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साथ साथ मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है एचएम शहजाद साहब ने। आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन। शहजाद साहब आपका शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं हसन जाफरी साहब, मार्केटिंग मैनेजर हैं दीवान मोटर्स के। थैंक यू हसन साहब, आपने कीमती वक्त दिया। हमें जूम पे ज्वाइन करेंगे, स्काइप पे ज्वाइन करेंगे उस्मान असलम मलिक साहब। आप हैं इस वक्त करंट एसवीसी पापाम के, साथ साथ आप रेडिएटर एक्सपोर्टर भी मैं समझता हूं नंबर 1 है इस वक्त पाकिस्तान की। तफसीलन आपसे डिस्कस करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल रज़ाक गौहर साहब, ओनर इन्फिनिटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग भी उनका इन्फिनिटी के नाम से ही। और हमें ज्वाइन करेंगे सलमान शाह साहब जो कि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ऑटोमोटिव सेक्टर क्या है, थोड़ा सा आपको थोड़ा ब्रीफ आउटलाइन में दे दूं बिफोर गोइंग इनटू डिस्कशन। हम जानते हैं कि एक्सचेकर को तकरीबन 30 अरब रुपए का इससे बेनिफिट रेवेन्यू जमा होता है। प्रोडक्शन की बात करें तो 21-22 में तकरीबन 2,26,000 गाड़ियां पाकिस्तान में बनी है। जीडीपी का तकरीबन 2.8% हिस्सा है। एक्सपोर्ट्स $15 मिलियन हैं। लेबर यानी जो लोग इसमें काम करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 29 लाख 2.9 मिलियन पीपल कनेक्टेड हैं इस सेक्टर से। लेकिन इस सेक्टर का जो हाल है, हम जानते हैं कि 2016 से 2021 तक जो ऑटो पॉलिसी आई थी उसमें कहा गया कि नए नए प्लेयर्स पाकिस्तान में आए, और फिर हमने देखा लाइन लग गई, बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में एंटर हुए। किया आया, पोजो आया, एमजी आया, चेरी आया, ये आया, वो आया, बहुत सारी गाड़ियां आ गई। लेकिन जो अगली ऑटो पॉलिसी आई वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। लेकिन जो नए प्लेयर्स आए थे इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई। आए दिन हम सोशल मीडिया पे खबरें देख रहे होते हैं, इस कंपनी का प्लांट बंद हो गया, इस कंपनी का प्लांट बंद हो गया, इसकी कीमत बढ़ गई, इसको एलसी का प्रॉब्लम, इसको डॉलर का प्रॉब्लम। सिचुएशन है क्या ऑटो सेक्टर की, जानने के लिए ये शो आपके लिए देखना आज बहुत जरूरी है। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करता हूं मैं अब्दुल रहमान एजाज साहब के साथ, क्योंकि यकीनन आप टेक्निकल पहलू को जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। पापाम के भी आप सीनियर रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं। रहमान साहब, ऑटो सेक्टर आज मुल्क में कहां खड़ा है? जो इंपॉर्टेंस इसकी होनी चाहिए थी क्या वो है, और अगर नहीं है तो क्यों? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जैतून साहब। सिलसिला ये है कि इस वक्त ऑटो सेक्टर और बहुत सारे दूसरे सेक्टर इकॉनमी के वो टोटल कोलैप्स की तरफ रवा दवा हैं। पिछले साल जो हमारा 21-22 का साल था वो वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स था फॉर ऑटो सेक्टर्स। मैक्सिमम हमारी प्रोडक्शन हुई और 3 लाख के करीब हमने गाड़ियाँ और वो एसयूवीज़ और पिकअप्स वगैरह बनाई। इसी तरह 13.5 लाख मोटरसाइकिल सिर्फ होंडा मोटरसाइकिल ने अकेले बनाई। इसी तरह ट्रैक्टर्स में बूम था। मगर जुलाई के बाद से सेक्टर बिल्कुल तबाह हाल हो गया है। पहले स्टेट बैंक ने हमें इजाज़त दी कि आप अपनी जो पिछले साल की प्रोडक्शन है उसकी 50% प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उस हिसाब से हमें एक कोटा दिया गया और वही एलसीज खुल रही थी। मगर 27 दिसंबर को जो सर्कुलर आया स्टेट बैंक का, उसके बाद से ये पूरा जनवरी हमारे लिए एक ब्लैकआउट पीरियड है। नॉट ए सिंगल एलसी वाज इस्टेब्लिश्ड, और इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो पाए और पार्ट्स इंपोर्ट नहीं हो पाए, इसकी वजह से हम ये समझते हैं कि समवेयर बिटवीन मिड मार्च टू अप्रैल एक टोटल ब्लैकआउट पीरियड होगा। जो इंडस्ट्री सिसक के 40-50% वॉल्यूम्स पे चल रही थी वो भी टोटल बंद हो जाएगी। 2.5 से 3 लाख नौकरियां गई हैं सर इस सेक्टर में। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने जैसे खुद अभी बताया अपने प्रीएम्बल में कि 2.9 मिलियन की एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर के अंदर है। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि एम्प्लॉयमेंट ऑटो पार्ट असेंबलर्स या ऑटो असेंबलर्स नहीं जनरेट करते। एम्प्लॉयमेंट हमारे सेक्टर में जनरेट होती है, जहाँ तकरीबन 800 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो इनके पुर्जाजात बनाती हैं और इन OEMs को सप्लाई करती हैं।
और 300 तो तकरीबन हमारी एसोसिएशन की मेंबर्स हैं जो लार्ज साइज़ कंपनियां हैं, इसके अलावा छोटी कंपनियां हैं, फिर हमारी सब सप्लायर्स हैं, वो सारी कंपनियां मिला के कोई 800 कंपनियां बनती है। आप सोचिए 800 कंपनियों में से अगर एम्प्लॉयमेंट जो है अभी 2-2.5 लाख की गई है तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आप समझिए जब 50% हमें एलसी या प्रोडक्शन पे ले आया गया बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड, तो नतीजा ये निकला है कि 2-2.5 लाख गई हैं और हम बहुत तकलीफ़ के साथ बाकी एम्प्लॉयमेंट्स को बचा रहे हैं। बट अगेन जो इस जनवरी में ब्लैकआउट पीरियड आया है और अगले मार्च, मैंने आपको जैसे बताया, मार्च और अप्रैल में हमारी फैक्ट्रीज टोटली क्लोज डाउन होना जा रही हैं। मैं समझता हूँ एटलीस्ट 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट विल बी लॉस्ट, जॉब्स विल बी लॉस्ट समवेयर इन मार्च एंड अप्रैल। और ये आसान नहीं होगा री एम्प्लॉय होना लोगों को। एक चलता हुआ पहिया जब रोक दिया जाता है तो उसको रीस्टार्ट करने में बड़ा टाइम लगता है। 10 लाख नौकरियां जाएंगी सर, इसका इम्पैक्ट कितने लोग मुश्किलात का हम शिकार हो जाएंगे, मजीद अल्लाह रहम करे। शिरानी साहब, वेलकम टू यू। आप इस सवाल का जवाब क्या देंगे? आप इस वक्त सेक्टर का आउटलुक कैसा देख रहे हैं, फोरकास्ट कैसी देख रहे हैं? देखिए, फोरकास्ट तो जो रहमान साहब ने बताया, मेजर फिगर्स तो वही हैं, जॉब लॉस तो है। सिर्फ चीज़ जो देखने वाली है वो कि हम कितनी जल्दी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे रहमान साहब ने कहा एक दफ़ा बंद हो गया, इसको रीओपन करना, और बाय नाउ वी हैव कम टू द एंड। हम बिल्कुल जनवरी में आ गए हैं जहां हमारी एक भी एलसी नहीं खुली है, विच मींस कि ये जो लॉस्ट पीरियड है ये हम नहीं कवर अप कर सकते किसी भी तरह। तो सिचुएशन यही है हमारे पास। हमारा इंटरेस्ट रेट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी सेल के स्लो डाउन होने का। हमारा मतलब हमारे पास वन आफ्टर अनदर रीजंस हैं ही जो कि पाइल अप होते चले जा रहे हैं। तो क्योंकि ऑटो सेक्टर को हम सीरियस नहीं लेते थे, मजाक समझते थे कि जस्ट पीस ऑफ केक चलता रहेगा अपने पंप। खैर है, देखिए, मजाक अगर नहीं समझते थे तो फिर हम यहाँ कैसे आ गए? एक सवाल तो ये बनता है एग्जैक्टली कि हम एट सम पॉइंट हम सीरियस नहीं ले रहे थे। हम ये नहीं रियलाइज़ कर रहे थे कि 2.9 मिलियन लोगों को ये सेक्टर एम्प्लॉय कर रहा है। ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सबसे ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड सेक्टर हम हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, ईच एंड एवरी कंपनी। तो लॉस ऑफ एक्सचेकर तो हर सूरत में ही है, बेरोजगारी भी है, लॉस भी है, लेकिन स्टिल पॉलिसी फ्रेमवर्क और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसमें अमल दरामद के इश्यूज हैं। लेकिन रहमान साहब ने जो बात बोली कि 10 लाख नौकरियां जाएंगी, अभी तो सिर्फ 2.5-3 लाख की बात हो रही है, दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। अल्लाह ताला खैर करे, मैं दुआ गो हूँ। गुफ्तगू में शामिल करूँगा एच एम शहजाद साहब को, यकीन आप ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, तो गाड़ियों का बड़ा कारोबार है शहजाद साहब, और उस कारोबार में तो आप जानते हैं ओन भी है, ये भी है, वो भी है, बड़ी कमाई है। तो लोग समझते हैं कि आप सबसे ज़्यादा रईस सेक्टर हैं इस ऑटो सेक्टर का। तला साहब, बात यह है कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, पाकिस्तान के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे जो पुराने प्लेयर्स, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, मोनोपोली जिनकी थी, मोनोपोली है आज तक है। इन्होंने आज तक कभी इस मुल्क को आवाम की क़ुव्वत खरीद में गाड़ी नहीं दी। आज तक ये असेंबलर्स हैं। अभी रहमान भाई ने एक बात की कि पार्ट्स नहीं आ रहे हैं, जी, एलसीज की वजह से। एलसीज नहीं आ रही। 40 साल हो गए सुजुकी को, जी टोयोटा होंडा को, दोनों को 28-28, 30-30 साल हो गए। ठीक। आज तक हम कभी सोचा नहीं ना हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, हालांकि वो इतना अच्छा दौर था। ये चाहते तो यही लोग जो पार्ट्स बना के दे रहे हैं, आज यही तमाम चीज़ें जो ये खुद कह रहे हैं अभी कि हम पार्ट्स नहीं मंगा पा तो रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें 100% गाड़ी मेड इन पाकिस्तान बनानी थी आज से 25-50 साल पहले, अब ना आज ना ना, तक? 25-50 साल को भी छोड़ दें। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये तो बड़ा अच्छा दौर था ना, 2005 से लेके 2010 तक का। जी मैं आपको 82-81 की बात नहीं कर रहा, जब डिलीशन प्रोग्राम पर इन्होंने मलाई खाते हुए और लड्डू खाते हुए साइन किए थे कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी। इतना पीछे ना जाए, लोग भूल चुके हैं, आगे की बोलिए। बात करें। बात यह है कि ये सेक्टर बहुत कुछ इस मुल्क को दे सकता था। हम अपने मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करते और एक्सपोर्ट भी करते, लेकिन नहीं। इन तमाम लोगों के मुंह, जो पुराने प्लेयर्स और जो नए प्लेयर्स हैं, इनके मुंह पर खून लग चुका है। मैं आपसे हकीकत कह रहा हूँ। ये कौन सी एलसी की बात कर रहे हैं? कौन से स्टेट बैंक से पैसे लेने की बात कर रहे हैं? इनकी 100% गाड़ियाँ तो एडवांस भी की हुई होती हैं, आवाम का पैसा इनकी जेब में होता है, और यही पैसा बैंकों को जो है सूद पर दिया हुआ होता है इन्होंने। तो ये क्यों मोहताज हैं भाई? क्यों आप हुकूमत से डॉलर लेने के लिए मोहताज हैं? मैं माजरत के साथ इन लोगों को नहीं कह रहा, मैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी की बात कर रहा हूँ। बड़े प्लेयर्स हैं, और फिर बड़ी इन्होंने कहा मछलियां। जी 29 लाख जॉबें दी हुई हैं हमने।
ये भी झूठ, इतना बड़ा झूठ के पूछो मत। क्या टोयोटा, होंडा, सुजुकी या इवन जो जितने भी नए प्लेयर्स आए हुए हैं, इनकी अपने पास कि कितनी लोगों को इन्होंने जॉब दी हुई है। पक्की नौकरियां तो है नहीं, रोजगारी के ऊपर जो रोजाना की जो आप गाड़ियों की कंपनी की बात करें ना, मोटरसाइकिल में तो वो 95% मेड इन पाकिस्तान है। मैं मोटरसाइकिल की बात की, मेरा मौजू ही नहीं है। इनका मोटरसाइकिल भी इनका काम है ना, मेरा वो मौजू ही नहीं, इसलिए वो कह रहे थे। मैं तो बात कर रहा हूँ गाड़ियों की। वो एम्प्लॉयमेंट मोटरसाइकिल मिला के बता रहे हैं हम। देखें मैं एक बात बताऊँ, जब भी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, रहमान साहब अपने तौर पे कह रहे हैं, उनका एक मौक़िफ़ है, मेरा अपना एक मौक़िफ़ बिल्कुल है। मैं इनके मौक़िफ़ की जो है वो एहतराम करता हूं और अपने के भी करता हूं। मैं अपने लिए भी जो मैं कहना चाहता हूँ वो कह रहा हूँ। कहिए। हक़ाइक़ पता चलने चाहिए। देखें इस वक्त ये जो दौर जा रहा है ना, ये नो डाउट बहुत बुरा दौर जा रहा है, और हमें इस मुल्क को बचाने के लिए हर वो काम करना चाहिए जिससे ये मुल्क बचे, यहाँ की सनतें बचें। लेकिन मेरा सवाल ये कि सनत नहीं है, ये असेंबलर्स हैं। आप बात को समझ रहे हैं? ये बहुत पहले बहुत कुछ किया जा चुका होता, लेकिन इसमें ये असेंबलरों के साथ साथ हुकूमत वक्त जो आई, जो उनको टाइम देती रहीं, 1 साल का दे दिया, 2 साल का दे दिया, 5 साल का दे दिया, फिर 5 साल की पॉलिसी एक आ गई, फिर हुकूमत बदली हो, उसने 5 साल की पॉलिसी दे दी। घर में आटा नहीं है, तला साहब माँ को कह रहे हैं पूरियाँ पकाओ, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और यार खुदा को मानो, लोकल डिमांड पहले पूरी लोकल डिमांड आपकी है नहीं, लोकल डिमांड आप पूरी कर नहीं रहे, आप एक्सपोर्ट की बात करें। उन पॉलिसी बनाने वालों को भी मुझे क्या कहूँ मैं, उन्हें शर्म नहीं आती कि वो एक्सपोर्ट की इनसे तवक्कात रख रहे हैं। उन्हें चाहिए था पहले मुल्क के अंदर वो गाड़ी जो कुव्वत खरीद में हो। क्या आज एक वो चूचू का मुरब्बा जो उन्होंने 650 सुजुकी ने बनाया हुआ है, वो इस काबिल है कि उसमें 28 लाख रुपए की गाड़ी लेके आप बैठेंगे? अल्लाहु अकबर। 28 लाख पिछले 2 साल में ये टोयोटा वालों की यारस आई है, डबल कीमत हुई है। जो गाड़ी 24 लाख की लाए थे, आज वो 50 लाख रुपए की गाड़ी है। आज फिर प्राइस बढ़ा दी है टोयोटा ने, इस महीने में 2 मरतबा प्राइस बढ़ाया। सर आपने वो तस्वीर नहीं देखी इंडस मोटर कार कंपनी के नुमाइंदे मरियम साहिबा के सामने गिफ्ट लेकर गए हुए थे? वो कितना बड़ा जॉग है, वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी तस्वीर। कितना बड़ा जॉग। और वो जमाली साहब, यार खुदा का खौफ करो, कौन है वो? मतलब इतना बड़ा आदमी, और वो दे रहा है, क्या दे रहा है वो सबको पता है। देखें मेरा इख्तिलाफ उनसे नहीं है, मेरे भाई हैं। मेरे मुल्क में अगर कोई मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ बन रही हो, मेरे सर आंखों पे, मैं कभी उसकी मुखालफत ना करूं। हमारे प्रोग्राम में वक्त अभी बहुत है, हम इंशाल्लाह इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं। थैंक यू शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल रज़ाक गौहर साहब, ओनर इन्फिनिटी इंजीनियरिंग। आपको भी हम वेलकम कहेंगे सर, लेकिन मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाएगा, डिस्कशन जारी रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में गाड़ियां आखिर सस्ती कब होंगी, सही सर्विस सही रेट पे कब मिलेगी। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू वेकअप पाकिस्तान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एचएम शहजाद साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक 100% मेड इन पाकिस्तान गाड़ी होनी चाहिए। वो दिन कब आएगा जब ऐसी गाड़ी आएगी जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बनती हो, जिसके लिए हमें किसी और मुल्क की मदद, जरूरत, टेक्नोलॉजी ना मंगवानी पड़े, हम कंप्लीटली उसको पाकिस्तान में बनाए। हमारे पड़ोसी ममालिक में अभी रिसेंटली खबर आई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जो अफगानिस्तान से अमरीकी गए थे, अपनी गाड़ियां पुराना स्क्रैप छोड़ के चले गए थे, अफगानियों ने एक बड़ी खूबसूरत स्पोर्ट्स कार बना दी और फिर पाकिस्तान के असेंबलर्स ने उनसे रब्ता भी किया कि हमसे रब्ता करें, हम मिलकर गाड़ियां बनाएंगे। कहने का मकसद यह है कि हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान जो जंगल तरह मुल्क है, पहाड़ी पहाड़ है, जंगी जंग है, वहां पर भी लोग जो है मेड इन अफगानिस्तान गाड़ी बना सकते हैं। इंडिया ने तो 60-70 की दिहाई में एम्बेसडर बनाई थी, उनके सारे मिनिस्टर एम्बेसडर में चलते थे। हमारे मिनिस्टर कभी पाकिस्तानी गाड़ी में चलना पसंद नहीं करते, सैडली। खैर, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सलमान शाह साहब, आप क्योंकि साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमी के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, हमारा ऑटो सेक्टर क्यों इस हाल में पहुंचा है कि आज बड़े बड़े प्लांट्स बंद पड़े हैं? खबर तो ये छपी थी कि 2.5-3 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं सेक्टर में, लेकिन रहमान साहब जो एक्सपर्ट हैं इस वक्त हमारे साथ, हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 10 लाख के करीब लोग बेरोजगार होने वाले हैं, हो रहे हैं इस बहरान की वजह से। हाउ डू यू सी द कंडीशन ऑफ ऑटो सेक्टर, सलमान शाह साहब? देखें, इसमें जो मेन इशू है वो मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान का जो ऑटो सेक्टर है वो तकरीबन 100% सिर्फ डोमेस्टिक ज़रूरियात को पूरा करता है, और वो भी बहुत सी इंपोर्ट्स के बाद
यानी कि बहुत से पुर्जे उसको इंपोर्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे असेंबली होती है और पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट में वो बिकती है। तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट बहुत छोटी है कि पुर्जा जात बन सकें ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो इसको आपको जरा इस तरह से देखना पड़ेगा कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहां 100% गाड़ी बनती है। उसके डिफरेंट पुर्जे डिफरेंट मुल्कों में बनते हैं जहां सबसे सस्ते पड़ते हैं और फिर एक जगह पे लाके उसको असेंबल कर दिया जाता है। सो अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान ने अगर 30-35% भी कोई गाड़ी बना ली है तो 70% जो है अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है और इंपोर्ट के डॉलर्स हमारे पास नहीं हैं और डॉलर्स जो हैं वो फिर रुपये में महंगा भी होता चला जा रहा है और रुपये में वो फिर गाड़ी जब बनेगी अगर उसको पुर्जा मिल भी जाता है तो वो पाकिस्तानी मार्केट के जो लोग हैं उनके लिए वो बहुत महंगी होगी। सो आई थिंक इसमें सॉल्यूशंस जो हमने देखने हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरी गाड़ी को हम एज एन ऑटो देखें लेकिन उसके पुर्जों को भी देखें और कम से कम 30% पुर्जे ऐसे हमें बनाने चाहिए जो पूरी दुनिया में जिनकी मार्केट हो और उनको हम एक्सपोर्ट करें और उस एक्सपोर्ट अर्निंग से जो पुर्जे हम नहीं बनाते उनको इंपोर्ट कर सकें। सो पाकिस्तान ऑटो सेक्टर के लिए हमें एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि ये अपने पुर्जा एक्सपोर्ट्स भी करें और उन अर्निंग्स से फिर इंपोर्टेड जो पुर्जे हैं उनको लें ताकि इनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बहुत मार्जिनल होना चाहिए। ग्रेजुअली जब पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी हो जाएगी, लेट्स से सालाना वो मिलियन प्लस गाड़ियां बननी शुरू होंगी तो शायद फिर स्केल आए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुर्जे यहाँ पे अपनी डोमेस्टिक यूज़ के लिए बना सकें। लेकिन आई थिंक स्ट्रेटजी हमने थोड़ी सी गलत फॉलो की है ओवर द पास्ट कि हमने डोमेस्टिक गाड़ियों की पुर्जे जो हैं उनको उस स्केल पे नहीं बनाया कि वो एक्सपोर्ट हो सकें। सो एक्सपोर्ट की स्केल की टेक्नोलॉजी हमने हासिल नहीं की और अब हम एक बंद गली में फंस चुके हैं इसमें और इससे निकलना सिर्फ मेरे ख्याल में यही हो सकता है कि आप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी, जापानीज मैन्युफैक्चरर्स और उसके साथ साथ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स भी हैं यहाँ पे, उन सब से बैठ के बातचीत करें कि पाकिस्तान से वो गाड़ियों के पुर्जे जो हैं अपने दूसरे प्रोडक्शन जो असेंबली लाइंस हैं उनके लिए यहाँ से खरीदें ताकि हम इतना फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें, इंपोर्ट करने हैं पुर्जे वो हम इंपोर्ट कर सकें। तो आमीन उस सिलसिले में हमें आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए। आमीन सर, आमीन। आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, बहुत अच्छी बात की है, पर अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है जल्दी पूरी हो जाए, लेकिन ये तभी पूरी होगी। शहजाद साहब ये ख्वाहिश पूरी होगी? देखें, मैं सलमान साहब की बात तो छोटा जवाब दीजिएगा, मेहमान वेट कर रहे हैं। हाँ, आपके मुल्क की जरूरत क्या है? 10 लाख गाड़ियां आज आपके मुल्क की गाड़ी जरूरत है 10 लाख। एक मसनूई किल्लत बनाई हुई है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख गाड़ियां असम्बल करते हैं, 7 लाख से ज्यादा गाड़ियां वो बिकती हैं ओन कमाने के लिए। ये तो एक प्रोसीजर है। ये तो है, प्रैक्टिस हो गई है भाई। इनका ऑथराइज डीलर, उसका एक और सब डीलर और ये सब मिलके लूट बैठ के खा पी रहे हैं, वो एक अलग जगह है। आज हमारे मुल्क की अगर आज जरूरत है 10 लाख गाड़ियों की जरूरत है, 7 लाख से जायद गाड़ियां 5 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी जो रोड पे चल रही है वो बिकती है, जिस तरह हम कारोबार। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अल्लाह, हम लोग सिंधी में कहते हैं 1900 ऊंधाए की गाड़ी। ऊंधाए हम अंधेरे को कहते हैं। तो 1900 ऊंधाए की गाड़ियां भी पाकिस्तान में चल रही हैं, चाहे कितना भी धुआं फेंक रही है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। पूरी गाड़ी जली भी होगी, हुकूमत का फिटनेस सर्टिफिकेट भी होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। उस्मान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान असलम मलिक साहब ने, वेलकम सर। आपको हम कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे आपका, क्योंकि आप इस वक्त SVP हैं पापाम के। ये बताइए, आप माशाल्लाह से मुझे मालूम पड़ा है रेडिएटर्स के लीडिंग एक्सपोर्टर भी हैं पाकिस्तान के। अब दुनिया भर में आपके रेडिएटर्स जाते हैं। एक्सपोर्ट की हमारी ख्वाहिश तो है कि हमारे न सिर्फ पार्ट्स, हमारी गाड़ियां भी एक्सपोर्ट हों, लेकिन क्या ये ख्वाब कभी पूरा होगा? और ऑटो सेक्टर का आउटलुक आपकी नज़र में इस वक्त करंट क्या है सर? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो सारे दोस्तों को जो पहले से आपके साथ मौजूद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी बहुत क्रिटिकलिटी है। मैं अभी शाह साहब को सुन रहा था, वो ये बात कर रहे थे कि हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है।
जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त वैसे भी मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्क को एक्सपोर्ट से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट इमरजेंसी, हमारी नजर में तो एक्सपोर्ट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जानी चाहिए। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो पहली तो एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, चाहे वो पार्ट्स की शक्ल में हो या ऑटोमोबाइल्स की शक्ल में या व्हीकल्स की शक्ल में, वी आर ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट रेडी। एक्सपोर्ट रेडीनेस में हमारी में कोई ऐसी चीज नहीं है, हम उन कंट्रीज में नहीं हैं जो कि ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस ना कर रहे हों या जहां पार्ट्स बन ना रहे हों। सवाल ये आता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक। तो उसमें मेरी पहले तो मैं एक बात सारे दोस्तों को बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही। जैसे हमारे ट्रैक्टर्स, अभी ये मिलत ट्रैक्टर्स ने मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर अपना जो वो बनाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 95% लोकलाइजेशन पे, 90 to 95% लोकलाइजेशन पे चला गया हुआ है। ये पिछले 2 साल से इसको अफ्रीकन मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो कि उनकी ग्रेजुअली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हर गुजरते साल के साथ। इसी तरह से मेरी इत्तला के मुताबिक होंडा मोटरसाइकिल ने अपनी मोटरसाइकिल्स भी पिछले 1-2 साल एक्सपोर्ट की। लेकिन मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि इसका क्वांटम जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और इसमें क्यों नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ी सी अपने गिरबान में झांकना होगा। और जब हम गिरबान की बात करते हैं तो जहां तक ऑटोमोबाइल्स की एक्सपोर्ट की बात है, आपको जैसा कि मालूम है, ऑटोमोबाइल्स के जब प्लांट्स लगते हैं और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशशाइन बात होती है। लेकिन जब जब हमारे ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के साथ गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स करती है, उस एग्रीमेंट का हिस्सा हमारी नजर में होना चाहिए कि आप इतने % जो सा है उसको एक्सपोर्ट बैक करेंगे। और वो इसलिए एक्सपोर्ट बैक हो सकता है किसी न किसी कंट्री में कि वो वेरिएंट्स जहां भी दुनिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो प्रोडक्शंस हो रही होती हैं वो उसी स्टैंडर्ड पे, आलमी स्टैंडर्ड्स पे हो रही होती हैं जैसे जो दुनिया में कहीं और हो रही हैं वेरिएंट की। तो लिहाजा एक्सपोर्ट करना एक होना चाहिए। उसमें ये कि जो हमारी आखिरी ऑटो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाता है और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज उसको ओन करती है और फिर गवर्नमेंट ओन करती है, उसके अंदर हमने क्लॉज तो डाली हुई है कि जी 10% एक्सपोर्ट टारगेट है जो कि दिया गया है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स को। लेकिन उसको अचीव करने के लिए मेरी नजर में कोई कानून या कोई क्या कहना चाहिए कि प्रेशर्स वो नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका में एक वक्त पे एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया था, जो मैं जरा थोड़ा सा उसकी आपको बताना चाहूंगा कि वो कितना यूजफुल सिस्टम था। वो ये कि जब कोई ऑटोमोबाइल असेंबलर अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करता था तो उसको क्रेडिट्स मिल जाते थे और उन क्रेडिट्स के अगेंस्ट वो अपनी सीकेडी इंपोर्ट कर सकता था। तो बेसिकली इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स क्या कहते हैं ना, एक्सचेंज न्यूट्रल रिजीम की तरफ जाने के लिए। और वो पॉइंट्स करे और वो सिस्टम बहुत सक्सेसफुली चला साउथ अफ्रीका में बहुत साल, जिसमें साउथ अफ्रीका में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत प्रॉस्पर किया। तो ये तो बात है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जहां पर बहुत पोटेंशियल है और बिल्कुल इसको एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट को अब देखना चाहिए। हम साथ खड़े हैं एज ए पापाम, एज पार्ट मैन्युफैक्चरर्स। अब दूसरी बात आती है हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ सर, हसन जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं दीवान मोटर्स की, और हम जानते हैं दीवान मोटर्स का जहाँ नाम आता है वहाँ एकदम से बहुत बड़ा ब्रांड BMW जर्मन ब्रांड है, और जर्मन गाड़ियाँ किसको पसंद नहीं है। लेकिन जिस वजह से मुझे खुशी है कि आज वो शो में आए हैं कि हम इनसे डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं इनका इम्पैक्ट क्या है, ग्रीन, कार्बन एमिशंस फ्री, उसकी पूरे क्लाइमेट चेंज तक उसका कनेक्शन है और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बिफोर आई आस्क हिम दैट क्वेश्चन, हसन साहब, आप इस वक्त करंट आउटलुक क्या देखते हैं हमारे ऑटो सेक्टर का, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं? मुझे तो ये लगता है सर कि इट्स अबाउट टाइम हम वी वेक अप। ठीक है, हम लोग हर बार जब प्रॉब्लम पे आते हैं दैट्स व्हेन वी थिंक ऑफ द सॉल्यूशन। उससे पहले अगर हम सोचना शुरू कर दें तो विल बी सेफ। पहले से प्लानिंग करें, पहले से सोचें, इंतजार ना करें कि सैलाब आए फिर पानी निकालो। सैलाब आया तो फिर हम चले गए जी हेल्प अस। सैलाब आने से पहले हमने नहीं सोचा कि व्हाट कैन वी डू, हम लोग किस तरीके से अपने मुल्क को बचा सकते हैं। इंडस्ट्री में जो सैलाब आया है इस पे आपके बारे में क्या राय है आपकी? वो इलेक्ट्रिक, वी नीड टू गो ग्रीन इज द सॉल्यूशन। आई मीन काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि लेके आए हैं गाड़ियाँ, हम भी हैं जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ीज लेके आए हैं।
it is the necessity. एक होता था कि पहले एक want थी, एक desire थी कि यार I want to have an electric car. अब वो नहीं है, अब it's a necessity. अब होना ज़रूरी है क्योंकि जिस हिसाब से हमारा climate change हो रहा है, जिस हिसाब से हमारी pollution increase हो रही है, we are down for a trouble, like a massive trouble. यकीनन। एंड मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि जैसे हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उन्होंने घर पे अपना सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है जिससे वो अपनी गाड़ी को चार्ज करते हैं, तो उनको एक्चुअली पेट्रोल का कोई खर्चा पड़ता ही नहीं है, उनकी गाड़ी फ्री में चलती है क्योंकि बिजली वो सूरज से बना रहे हैं, जिससे वो गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, फिर वो गाड़ी चलाते हैं, तो पेट्रोल का खर्चा ही नहीं। तो मेरी नज़र में, और जीरो कार्बन एमिशंस, द ग्रीन जो इफेक्ट है हमारी सोसाइटी पे, हमारे क्लाइमेट पे, दैट इज अमेजिंग। मुझे गुफ्तगू में शामिल करना है अब्दुल रज़ाक गौहर साहब को। रज़ाक साहब, आपकी नज़र में हमारे ऑटो सेक्टर में क्या खामियां हैं जिन्हें किस तरह दूर किया जाए, कुछ रोशनी डालिए। कोई चीज़ भी इन टोटलिटी जब तक हम नहीं देखेंगे, हम उसके इश्यूज और उसके मेरिट्स एनालाइज नहीं कर सकेंगे। देखिए, हमारा जो ओवरऑल नेशनल माइंडसेट है, आप अपने घर में देख लीजिए, ऑफिस में देख लीजिए, हमारे लोग बायस्ड नहीं है टुवर्ड्स लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। हमारी जब तक प्रायोरिटी लोकल मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट नहीं होगी, डेफिनेटली जो है वो लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं करेगी। अनफॉर्चुनेटली हम सारे अभी स्टेक होल्डर्स भी बैठे हैं और पॉलिसी मेकर्स भी, शाह साहब भी हैं। इन सब के घरों में वो गाड़ियां होंगी जो कि यहाँ पे नहीं बनती या जिनकी मिनिमम लोकलाइजेशन है, और शायद उनके बच्चों की डिज़ायर उससे आगे भी होगी। सो इज विद ऑल एक्सेसरीज एट आवर होम्स। इंडिया की अभी बात चल रही थी, उन्होंने अपने आप को फॉर लॉन्ग एम्बेसडर और मारुति पे स्टिक किया, और आई रिमेंबर आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू देयर नंबर ऑफ टाइम्स, और ये जो कोक्स और अदरवाइज लग्जरी जो शैम्पूज वगैरह भी बहुत देर बंद रहे। जब हमारे जेब में फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, नेसेसिटी गुड्स के लिए हमारे पास पेमेंट अवेलेबल नहीं है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो कौम है वो लग्जरी गाड़ियों को क्यों याद करती है। अब जो डिमांड होगी अकॉर्डिंगली चीज प्रोड्यूस होगी। जो असेंबलर्स हैं, डेफिनेटली दे रन आफ्टर द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर को हर रोज नया वेरिएंट चाहिए। देयर इज ए क्लास अनफॉर्चुनेटली 2-4% की who they don't have the issue of the money coming from, and they are the real buyers। और जब तक हमारा नेशनल बायस लोकल परचेज के लिए नहीं होगा, मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी है, मैं सेकंड मिसाल आपको ईरान की दूंगा। पाकिस्तान ने 230 मिलियन पॉपुलेशन के साथ जस्ट 3+ मिलियन कार प्रोड्यूस की है। ईरान ने विद a population of 70 मिलियन ओनली 1.2 मिलियन कार प्रोड्यूस की है, जिनमें से 3 कारें 100% लोकलाइज्ड हैं। वो कोई गाड़ी सड़क से गिर नहीं गई। पूरी दुनिया में इश्यूज होते हैं, जापानीज कारों में भी इश्यूज होते हैं, वॉक्सवैगन और जो ऑडीज भी अपनी कारें रिकॉल करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जब तक ये नेशनल माइंडसेट चेंज नहीं होगा और हमारी आवाम की जो डिमांड है वो एवर चेंजिंग मॉडल्स और वेरिएंट्स की रहेगी, तो डेफिनेटली जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, प्लांट लगाया है, तो दे विल कीप ऑन ऑफरिंग न्यू मॉडल्स। और जब फ्रीक्वेंटली नए मॉडल्स ऑफर हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि उसमें आप डेफिनेटली नई जो लोकल जो है डेवलपमेंट कर सकें। गौर साहब, मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। गौर साहब आपकी बात से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यकीनन बात बड़ी सीरियस हो रही थी। हम जानते हैं कि लोकलाइजेशन ऑटो सेक्टर में बहुत ज़रूरी है, लोकल गाड़ी बने, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। लेकिन जब भी एक्सपोर्ट का जिक्र आता है तो मिलेट ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया जाता है, मिसाल दी जाती है मिलेट ट्रैक्टर के लिए। हम जानते हैं मिलेट का भी प्लांट बंद है, इंडस का भी प्लांट बंद है, हर किसी के प्लांट बंद हैं, हालात बड़े संजीदा हैं। मैं चाहूँगा गौहर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। बात यही हो रही थी कि हमारे यहाँ जो इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की बात हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन की बात हो रही है। पाकिस्तान में भी मिल्लत की अगर मैं बात करूं
कि ये वो व्हीकल है जो कि 95% प्लस लोकलाइज्ड है और फार्मर, मैकेनिक और जो यूजर है पूरी तरह वो कस्टम्ड है और ये ग्लोबली द चीपेस्ट अवेलेबल ट्रैक्टर है इन इट्स इक्विवेलेंट हार्स पावर। अनफॉर्चुनेटली इट्स थर्ड टाइम है कि दोबारा इंपोर्ट करने की सोची जा रही है। 2 दफा पहले इंपोर्ट हुआ है और वो सारा लॉट्स वो डंप हुई और वो हैव गॉन वेस्ट। और मुझे हैरानी है कि अगर हमारे पास 5% कंपोनेंट्स की इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, how come we can afford to import a product for the 100% value? और सेकेंडली नया प्रोडक्ट आपके पास सस्ता है, सेकंड हैंड आल्दो कहा यह जा रहा है कि 5 साल पुराना होगा, तो आई नो इट कि उसके पर्दे में 15 से 20 साल पुराने ट्रैक्टर्स भी आते हैं, व्हीकल भी आते हैं। नंबर इजाजत 2 दे उसके दी सर। पार्ट्स कहाँ से आएंगे, यूज उसकी ट्रैक्टर भी जो इंपोर्ट हो रहे टेक्नोलॉजी हैं। कहाँ से आएगी। वो अनफॉर्चुनेटली जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है उसको हमारी पॉलिसी मेकर्स खुद हिट करते हैं और डेफिनेटली वो शैटर करते हैं जो कॉन्फिडेंस है, बी एट पार्ट मेकर, बी एट असेंबलर्स, राइट गौर साहब, तो ये चीजें पॉलिसी इससे मेकर वाला सवाल मैं फॉरवर्ड सलमान डायरेक्शन शाह भी साहब हो से पूछना चाहूंगा क्योंकि वो भी पॉलिसी मेकर रहे हैं, लेकिन बिफोर दैट एचएम शहजाद साहब आप मुझे बताइए, जो कंप्लीट बिल्ट यूनिट इतने सारे इंपोर्ट होते हैं उनके लिए डॉलर है, जब पार्ट्स मंगवाने हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो एलसी नहीं खुलेगी, डॉलर नहीं है, ये तो दोगला मयार है सर। सर बात वही है कि डॉलर छुपा के रखा हुआ है घर में, वो निकाल रहे हैं। नहीं, बात यह है कि इन्हें डॉलर पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों दे, स्टेट बैंक क्यों दे, ये जाएं अपना डॉलर मार्केट से लें। सर टैक्स पेयर हैं, अकाउंट खुले हुए हैं, हर किस्म का टैक्स पे आपकी करते इत्तला हैं। के लिए करके इनडायरेक्टली आवाम से लेके हुकूमत को दे देते हैं, अपनी इनकम के ऊपर कुछ देते होंगे 4-4.5%, वो एक अलग बात है, लेकिन असल तो गाड़ी का जो टैक्स है वो खरीदार देता है, चाहे वो सेल टैक्स की शक्ल में, चाहे वो कस्टम ड्यूटी की शक्ल में, चाहे वो एफईडी की शक्ल में, चाहे जो भी हो। सवाल ये है कि हमने इन लोगों को जो लाए, हम जो नए भी लेकर आए, जो पुराने भी, इसलिए लाए कि हमारे मुल्क की ज़रूरत को पूरा करें, हमारी हमारी डिमांड पूरी हो। डिमांड पूरी नहीं। आज हम क्यों ये बातें करते हैं कि जनाब कुव्वत खरीद में गाड़ी भी नहीं है। अच्छा, कितने % लोग हैं जो ये बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं? बहुत कम। आपने कभी ये सोचा कि हमारे मुल्क की जरूरत क्या है? छोटी गाड़ी। 650 सीसी, 800 सीसी, 1000 सीसी, गरीब आदमी की गाड़ी। गरीब आदमी की गाड़ी। ये अच्छी बात है कि जी इलेक्ट्रिक कार आ रही है या हाइब्रिड आ रही है, वो एक अलग बात है, अलग बात है। लेकिन आज हमारे मुल्क की जरूरत क्या है? इस सुजुकी की मिसाल दूं, एक इंडिया की सुजुकी मारुति कितने की है और एक पाकिस्तानी सुजुकी कितने की है? यार शर्म आती है हमें। 4.25 लाख इंडियन रुपीस की सुजुकी मारुति है। शहजाद साहब, शर्म तो मुझे भी उस वक्त आती है जब 15 साल सुजुकी एक ही गाड़ी बेच रहा होता है, टोयोटा एक ही करोला बेच रहा होता है, लाइट चेंज करके बोलता है नया मॉडल, बॉडी पे स्टिकर लगा के बोलता है नई गाड़ी। वही मैं बात वही कहना चाह रहा हूँ। और फिर शर्म भी नहीं आती शर्म नहीं आती कि जिस कदर लूट मार लगाई हुई है इन्होंने, आज इतना बुरे हालात हैं। अभी टोयोटा ने 2 कीमतें बढ़ा दी, यानी 5,40,000 से लेके 23 लाख रुपए बढ़ा दियो। खुदा का खौफ करो यार। कोई प्राइस कंट्रोल सिर्फ नहीं है। 15 दिन के सर अंदर। आपके मुल्क में आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं है, ये गाड़ियों की कीमतें कंट्रोल कहां से होंगी? एक ही रास्ता है सर, एक रास्ता क्या है। रास्ता है? एक ही रास्ता है। आपको डॉलर चाहिए अब मुल्क चलाने के लिए, जी। टीआर बैगेज गिफ्ट स्कीम को गिफ्ट एक स्कीम महदूद, बंद यस, एक महदूद तरीके से और श्योर करें, और ये भी पक्का सर काम वो कहते करें। हैं गिफ्ट स्कीम को भी ट्रेडर ही इस्तेमाल करते नहीं हैं नहीं आखिर नहीं में। नहीं 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 सर, ये एक हर पाकिस्तानी को आप ये एक जो है ना ये काम अच्छा, दें। गिफ्ट स्कीम का सवाल पूछूंगा टीआर आपसे। बैगेज गिफ्ट कहते हैं। मैं पूरा आपको डॉलर ड्यूटी मैं आएगी। इस स्कैम के बारे में आपसे तफसीलन पूछूंगा, लेकिन सलमान शाह साहब से मैं इस वक्त ये पूछना चाह रहा हूं कि सर जो मुल्क के पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या उनकी नीयतें साफ हैं? क्या वो चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे आउटर सेक्टर को फायदा हो और जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, या वो चाहते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिनसे उनकी जात को फायदा हो, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को फायदा हो? देखिए ये बात नहीं, आई थिंक मेन चीज है कि क्या आपकी विजन क्या है। अगर पाकिस्तान ने एक मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनना है जिसमें मेजर जो वैल्यू चेन्स हैं पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी वर्किंग एज आबादी है, तो हमने तो मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, सर्विसेज भी करनी है, एग्रीकल्चर में हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर भी करनी है।
सो मैन्युफैक्चरिंग में बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत कलीदी रोल प्ले करती है, और हमने देखा है कि ये जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग चेन्स हैं ये ग्लोबल चेन्स हैं, इनके ब्रांड्स हैं। और अगर आप टोयोटा, होंडा, सुजुकी की बात करते हैं तो अमेरिकन ब्रांड्स भी हैं, यूरोपियन ब्रांड्स भी हैं, और चाइना ने भी शुरू में इन्हीं ब्रांड्स को वहाँ पे अडॉप्ट किया और उसके बाद उनसे सीख के उन्होंने अपनी गाड़ियाँ उनकी कॉपी करके बनाई। पाकिस्तान का वो स्केल अभी नहीं है, लेकिन आई थिंक इसमें जो पॉलिसी डायरेक्शन होनी चाहिए ऑटो के लिए, बाय द वे ऑटो को मैं ट्रैक्टर से डिफरेंट रखूंगा। ट्रैक्टर का एक स्केल है वो ऑटोस के मुकाबले में बहुत छोटा है, ऑटोस का स्केल बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बहुत ज़्यादा है। डिज़ाइन जो है वो सारे जो हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स डिज़ाइन करते हैं और हमें उनके डिज़ाइन लेने पड़ते हैं और उनके डिज़ाइन के मुताबिक हमें यहाँ पे वो पुर्जे बनाने पड़ते हैं, और वो पुर्जे अगर हम बनाने में कामयाब होते हैं तो वो फिर हम गाड़ी में लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिलीशन पॉलिसी। इसमें जो चेंज करने वाली बात है कि अब क्योंकि 20-25 साल से ये डिलीशन पॉलिसी चल रही है, और ये मेरा ख्याल है आपका जो सवाल था कि पॉलिसी मेकर्स का क्या इरादा है, मेरा ख्याल है वो सोए हुए हैं पॉलिसी मेकर्स कि उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री को पूछा नहीं कि भाई 30 साल से डिलीशन हो रही है तो आपने डिलीशन कम से कम इतने पुर्जे आपने डोमेस्टिकली बनाने हैं और उनको एक्सपोर्ट करना है, और जितना आप उसका एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका की बात हो रही थी कि आपको वाउचर मिलेगा उसके अगेंस्ट आप उतना इंपोर्ट करके आप गाड़ियां बनाएं और फुली बिल्ट अप गाड़ियां भी आप बेचें। देखें, हमारा मॉडल ईरान का मॉडल नहीं हो सकता, हमारा मॉडल एक इंटरनेशनल मॉडल होगा जहाँ पे इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स हैं और वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं और उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी सुपीरियर है, उनके डिज़ाइन बड़े सुपीरियर हैं, उसमें हमने शामिल होना है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आज आप देखें पाकिस्तान कहाँ से पार्ट्स मंगाता है, अगर जापानीज पार्ट्स हैं तो वो जापान से नहीं मंगाता, वो थाईलैंड से मंगाता है या किसी और मुल्क से मंगाता है जहाँ पे वो बन रहे हैं। सो उसी तरह पाकिस्तान को भी ऑटो हब बनने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम इतने पार्ट्स बना लें जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल भी हों क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज। सो आई थिंक इसलिए हमें करना पड़ेगा, ये सारा पॉलिसीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा और पॉलिसी मेकर्स को एक स्विच करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ देयर विजन फॉर पाकिस्तान इन दिस सलमान शाह साहब, एरिया। आप जो बातें करते हैं अगर उसके आप बाद मुझे आमीन ट्रैक्टर्स की कहने का बात दिल करते हैं चाहता तो है। काश ऐसा हो जाए सर, काश ऐसा हो जाए। या ये आमीन दोबारा खुद आ जाए। आमीन आमीन, अल्लाह करे आप दोबारा खुद आ जाएं और आप इंशाल्लाह इस मसले को हल करें। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक में जाने से पहले अब्दुल रहमान एजाज साहब के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा चैलेंज है रहमान साहब, और मैं रिसेंटली पाकिस्तान के नए 2 न्यूक्लियर प्लांट्स पे गया था और मुझे मालूम पड़ा कि चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त क्यों है, क्योंकि उसने हमें वो टेक्नोलॉजी दी है जो दुनिया में इस वक्त नंबर 1 है न्यूक्लियर प्लांट के लिए, K2 और K3। अब सवाल ये है कि ऑटो सेक्टर में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी है, हम किस मकाम पे खड़े हैं दुनिया में, क्या हम क्वालिटी पार्ट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? तफसीलन जवाब अब्दुल रहमान एजाज साहब से इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।